नमस्कार दोस्तों, विज्ञप्ति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोगों ने प्राचीन भारत जो है वो कंप्लीट कर ली है ना। और देखा था प्राचीन भारत में, लास्ट में देखा था नॉर्थ में क्या चल रहा था। नॉर्थ में देखा था हर्षवर्धन काल, और साउथ में फिर देख लिया था राष्ट्रकूट और चालुक्य, है ना। और उसके बाद देखा था चोर, चेर और पांडे, ये तीनों कंप्लीट कर लिए थे। अब देखिए, नॉर्थ में हम लोगों ने क्या देखा था, तो यहाँ पर देखा था हर्ष वाला काल, है ना। तो इसको कहा था गुप्तोत्तर काल। और यहाँ पर देखा था साउथ में नर्मदा के नीचे, यहाँ पर देखा था राष्ट्रकूट, और उसके नीचे देखे थे यहीं पर चालुक्य, और क्या देखा था, चोल, चेर और पांडे। ठीक, ये कंप्लीट कर लिया था। अब इसके बाद आता है त्रिपक्षीय संघर्ष, हम लोगों ने देखा था एक, है ना। त्रिपक्षीय संघर्ष, त्रिपक्षीय संघर्ष किसके बीच में चल रहा है, तो ये चलेगा आपका तीनों, पाल, प्रतिहार और किसके बीच, राष्ट्रकूट के बीच। ठीक है, ये चीज याद रखना आप। जो त्रिपक्षीय संघर्ष है वो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच चलेगा। तो ये चीज हम लोगों ने कल देख ली थी। अब आज देखना है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में जो चल रहे हैं तो इनका क्या महत्व यहाँ पर रहा है, और कौन से साम्राज्य में क्या क्या चला है, ठीक है, वो देखेंगे। तो इसको बता देते हैं कि सबसे पहले इसको कहते हैं प्रारंभिक या पूर्व मध्यकालीन भारत। क्योंकि देखिए, अब इसके बाद क्या होगा, मध्यकालीन भारत स्टार्ट हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं पूर्व मध्यकालीन भारत या फिर प्रारंभिक भारत। ठीक, इसमें देख लेंगे कि भाई जो गुप्तोत्तर काल था, हर्षवर्धन का काल, उसके कमजोर होने के बाद फिर नॉर्थ में कौन कौन से भाग में कौन कौन से वंश फैले, और साउथ में कौन कौन से वंश आए। ठीक है, ये देख लेंगे हम लोग आज, और दिल्ली सल्तनत तक इसको कंप्लीट कर लेंगे। और कल से जो क्लास रखेंगे वो थोड़ी सी लंबी रखेंगे, जिससे क्या होगा कि मध्यकालीन भारत को हम लोग बहुत जल्दी 3 से 4 क्लासों में कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं, समय खराब नहीं करेंगे। तो इनका टाइम पीरियड, जो प्रारंभिक और पूर्व मध्यकाल का टाइम पीरियड जो रहा है, वो 8वीं सदी से 10वीं सदी तक का माना जाता है। ठीक, क्या रहा है इसके बाद, उत्तर भारत, दक्कन और दक्षिण भारत, ये अनेक साम्राज्य उत्पन्न हुए इस समय। क्योंकि मैंने बताया ना कि जो हर्षवर्धन का काल था, जो गुप्तोत्तर काल में आता था, तो हर्षवर्धन का काल जब खत्म हुआ और त्रिपक्षीय संघर्ष स्टार्ट हुआ, तो वहां से फिर उत्तर भारत में अलग, दक्षिण में अलग, जो दक्कन का पठार है उस साइड अलग, और दक्षिण भारत में अलग। तो वहां पर कौन कौन से वंश सामने आए, एक पाल आया, प्रतिहार आया और राष्ट्रकूट आया। तो इनकी लोकेशन देख लेते हैं कि कहां पर इनकी लोकेशन है, फिर एक एक से इनके बारे में जान लेंगे। चलिए, तो लोकेशन कहाँ थी, देखिए ये गुजरात वाला जो एरिया है, यहाँ पर थी प्रतिहार। ठीक, और ये है कन्नौज वाला एरिया, जहां पर हार हुई थी किसकी, तो ये हुई थी यहाँ पर हर्षवर्धन जो है समाप्त होने के बाद, हर्षवर्धन जो गुप्तोत्तर काल था, गुप्तोत्तर के बाद इसी कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष जो स्टार्ट हुआ है, वो इसी कन्नौज के लिए हुआ है। और देखिए, बंगाल वाले इलाके में लगे हुए थे यहाँ पर पाल, ठीक है, बिहार का जो पूर्वी क्षेत्र था वो, और बंगाल वाला एरिया। ठीक, और नर्मदा के नीचे आपके राष्ट्रकूट लगे हुए थे। ये हम लोगों ने कल तक की स्थिति जो थी वो कंप्लीट कर ली थी। ठीक, अब देखते हैं, देखिए प्रतिहार जो है, ये भी यहाँ के लिए संघर्ष करेंगे, पाल भी यहाँ के लिए संघर्ष करेंगे, और राष्ट्रकूट भी करेंगे। तो यही हो गया आपका त्रिपक्षीय संघर्ष। ठीक, अब समझ में आ गया होगा क्या क्या देखा हमने। इसको बिगाड़ लेते हैं और दोबारा समझते हैं इसको। देखिए, जो कन्नौज था, यहाँ पर जो हर्षवर्धन काल था वो समाप्त होने के बाद कन्नौज पावरफुल टेरिटरी थी, जो भी था। तो प्रतिहार और पाल और राष्ट्रकूट तीनों यहाँ पर अपनी अपनी शक्तियों का पालन करेंगे, और यहाँ पर हो जाएगा त्रिपक्षीय संघर्ष। ये था मोटा मोटा त्रिपक्षीय संघर्ष। ठीक है, अब देखते हैं पाल साम्राज्य। कल हम लोगों ने राष्ट्रकूट देख लिया था, लेकिन अभी पॉइंट कुछ और फिर से देख लेंगे राष्ट्रकूट के। लेकिन अभी देखते हैं पाल वंश। ठीक, पाल वंश में क्या देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि इसका संस्थापक कौन था। तो संस्थापक कौन था यहाँ पर, गोपाल। ठीक है, पाल वंश का कौन था, गोपाल। ठीक, इसके समय क्या हुआ था, गोपाल के समय, तो बंगाल का एकीकरण याद रखना। बंगाल का एकीकरण, जो पहला एकीकरण आया, ये वो वाला बंगाल का एकीकरण नहीं है जो आधुनिक भारत में आया था, वो नहीं है ये। ठीक है, ये है बंगाल का एकीकरण जो हुआ था हर्षवर्धन के काल के बाद। ठीक, वो किया था पाल शासक गोपाल ने, और पाल वंश की नींव भी इसी ने डाली थी। ठीक, तो बंगाल का एकीकरण यदि पूछा जाए तो गोपाल। ठीक, और उदंतीपुर विश्वविद्यालय जो था, उदंतीपुरी विश्वविद्यालय, ये याद रखना। नालंदा तो सब याद रखते हैं, नालंदा हम लोगों ने याद रखा था कल, है ना। नालंदा कैसे याद रखा था, केजी से, केजी से मतलब कुमारगुप्त, है ना, यही पढ़ा था ना कल। तो कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। लेकिन अगर उदंतीपुर विश्वविद्यालय की बात आए तो ये की थी जो पाल वंश का संस्थापक था गोपाल, उसने। ठीक, फिर इसके बाद आया धर्मपाल। भैया इसने क्या क्या किया, धर्मपाल ने। धर्मपाल से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सबसे पहली बात तो, जो त्रिपक्षीय संघर्ष हो रहा है, त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल धर्म का, जो पाल वंश का जो रहेगा वो कौन रहेगा यहाँ पर, धर्मपाल। ठीक है,
और धर्मपाल इस त्रिपक्षीय संघर्ष में फाइनली विजय नहीं होता है, एक बार विजय होता है फिर दोबारा युद्ध होता है तो ये हार जाता है। फाइनली विजय तो जो त्रिपक्षीय संघर्ष चलेगा ना, तो फाइनली विजय उसमें कौन रहेंगे, ये रहेंगे प्रतिहार, जो गुजरात वाला एरिया है ना, ये वाले रहेंगे। ये जो प्रतिहार है ये त्रिपक्षीय संघर्ष में फाइनली विजय रहेंगे और कन्नौज को अपनी कैपिटल्स बनाएंगे। अभी हम लोग आगे देखेंगे तो वो चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक, अब धर्मपाल से दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि भैया नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुत्थान इसने करवाया और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई। किसने करवाई थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना? धर्मपाल ने। और उदंतीपुर की किसने? गोपाल ने। दोनों याद रखोगे। और दोनों कॉलेजों में जो दोनों विश्वविद्यालय बनवाए गए हैं इनमें वज्रयान शाखा का जो है पाठ्यक्रम यहाँ पर पढ़ाया जाता है। वज्रयान शाखा वालों की ये तो मतलब कह सकते हैं कि उनको ज्यादा बढ़ोतरी देते थे। ठीक, इतना हो गया। अब फिर इनके बाद आता है देवपाल। देखिए सारे हम लोग सिक्वेंस से नहीं पढ़ रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट है वही यहाँ पर देख रहे हैं। देवपाल आया, तो देवपाल के बाद फिर क्या हुआ, यहाँ पर अरब यात्री आया था सुलेमान। तो कहीं कहीं क्वेश्चन पूछा है एक पीवाईक्यू में, तो इसलिए मैंने देवपाल का भी नाम रख दिया। देवपाल के टाइम पे पूछा जाएगा कि कौन सा अरब यात्री आया था, तो आया था भैया ये सुलेमान। ठीक, ये याद रहेगा। और महीपाल, महीपाल जो था इसके बारे में हम लोगों ने कल भी पढ़ा था। जो चोल आक्रमण हुआ था राजेंद्र प्रथम के समय, तो जब यहाँ पर पाल वंश का जो राजा था वो कौन था? महीपाल। और इसी को हराया था राजेंद्र प्रथम ने, ठीक है, चोल वंश ने। और इसके बाद क्या किया था उसने, आप लोगों को याद होगा क्योंकि ये गंगा के किनारे लगा हुआ एरिया था, तो गंगे गोंड चोलपुरम की उपाधि उसने ली थी। गंगे कोंड चोलपुरम की, है ना, किसने ली थी? राजेंद्र प्रथम ने। कल हम लोगों ने देख लिया था ये। तो ये था राजेंद्र प्रथम चोल। तो अगर पूछा जाए कि राजेंद्र प्रथम चोल का आक्रमण कौन से पाल वंश के राजा के समय हुआ, तो वो हुआ था महीपाल के समय। यहाँ पर पाल वंश के पॉइंट जो है खत्म हुए। पाल वंश के सामंत जो थे वो थे सेन, ठीक है, इनके कुछ सामंत थे सेन। तो जब पाल वंश कमजोर पड़ा उसके बाद सेन वंश आ गया। तो सेन वंश में एक क्वेश्चन मुझे मिल गया था, इसलिए मैंने ये 2 पॉइंट लिख दिए। एक तो क्वेश्चन मिला था मुझे कि सामंत सेन इसका संस्थापक था, ठीक है, सेन वंश से इतना ही पूछा जाएगा। तो सेन से सामंत सेन, ठीक है, और ये इनके सामंत ही थे, तो सामंत सेन ही इसका नाम था। तो बहुत ज्यादा टफ तो ये नाम है नहीं। फिर एक और पूछा था कि बल्लभ, बल्लभ की रचनाएं क्या थी, बल्लभ सेन की रचनाएं क्या थी? तो 2 रचनाएं थी, एक तो दान सागर और एक अद्भुत सागर, ये दोनों याद रखना। एक रचना इनमें से पूछी गई थी अद्भुत सागर। अद्भुत सागर किसकी रचना थी? तो उसमें ऑप्शन था बल्लभ, इसलिए मैंने ये पॉइंट्स यहाँ पर लिख लिया। चलिए अब ये देख लिया, पाल देख लिए। अब कौन बचे हैं? प्रतिहार। चलिए भैया प्रतिहार को देख लेते हैं। ये है प्रतिहार। प्रतिहार कौन थे? तो जो अभी गुर्जर है ना, इन्हीं के वंशज थे प्रतिहार। जो अभी गुर्जर आप लोग पढ़ते हो, गुर्जर है ना, गुर्जर जाति थोड़ी लड़ाकू जनजाति, जनजाति नहीं कह सकते, जाति ही होती है। तो ये इनके जो वंशज थे वही थे प्रतिहार। ठीक, अब इसमें पूछा जाता है सबसे पहला क्वेश्चन कि इसका संस्थापक कौन है, तो यहाँ पर लिखना है आपको क्या? नागभट्ट प्रथम। ठीक, इससे क्वेश्चन इतना ही सा पूछा जाएगा कि प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन, तो नागभट्ट प्रथम। और नागभट्ट द्वितीय के काल में क्या हुआ है, तो इसने क्या किया था, धर्मपाल की सेना को पराजित किया था। ठीक है, जो पहले धर्मपाल था वो जीत गया था, लेकिन नागभट्ट द्वितीय के टाइम पे ये हार गया था और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। मैंने बोला ना फाइनली कौन जीता हुआ था यहाँ पर, फाइनली प्रतिहार जीते थे त्रिपक्षीय संघर्ष में, जो त्रिसंघर्षीय संघर्ष हो रहा है। ठीक है, और इन्होंने फिर अपनी राजधानी किसको बनाई? कन्नौज। भाई कन्नौज के लिए ही तो संघर्ष चल रहा था। हमने क्या देखा था कि भाई यहाँ से जो त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा है वो चल किसके लिए रहा है, तो वो चल तो रहा है इसी के लिए ना। ये भी यहाँ से आ रहे हैं, राष्ट्रकूट भी यहाँ से आ रहे हैं और पाल भी यहाँ से आ रहे हैं, है ना। तो ये चल रहा है कन्नौज के लिए ही। तो जब जैसे ही प्रतिहार जीतेंगे तो वो कन्नौज को अपनी कैपिटल्स बना लेंगे, है ना। इतना तो करेंगे भाई, जब जीते हैं तो उसको कैपिटल्स तो बनाएंगे। तो वो कैपिटल्स बनाई किसने है, तो ये याद रखना है, नागभट्ट द्वितीय ने। और धर्मपाल की सेना को पराजित इसी ने किया था। ठीक, अब आया मेहर भोज। जो सबसे प्रतापी राजा था ये था मेहर भोज। इसने क्या किया था, कन्नौज को पुनः अपनी राजधानी बनाया था, मतलब दोबारा से अपनी राजधानी इसने बनाया था। और इसके बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो कि महत्वपूर्ण लेख इसने लिखवाया था, तो वो कहां पर मिलता है? ग्वालियर प्रशस्ति में मिलता है मेहर भोज का जो महत्वपूर्ण लेख है वो। ठीक, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। अब एक और आया था महेंद्र पाल प्रथम। इसके बारे में जिक्र नहीं हुआ है, लेकिन मैंने इस पर क्यों डाला, क्योंकि इसके जो राजगुरु थे राजशेखर, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा था। तो अब आप लोग सोचोगे क्योंकि भाई राजशेखर कहाँ से आ गए यहाँ पे, राजशेखर तो पता ही नहीं है किसके दरबार में आए थे। तो मैं बता देता हूँ कि महेंद्र पाल, अब पाल वंश का मत समझ लेना, पाल लगा हुआ है तो था ये प्रतिहार, है ना, प्रतिहार था महेंद्र पाल प्रथम। तो महेंद्र पाल प्रथम के राजगुरु कौन थे? राजशेखर। ठीक, राजगुरु राजशेखर थे। तो इनकी 3 रचनाएं थी, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा और हर विलास। ठीक,
इसमें से क्वेश्चन में पूछी गई थी रचना कर्पूर मंजरी, ये मुझे मिला तो फिर मैंने इसको डिटेल्स में डाला कि इसके राजगुरु थे राजशेखर, और राजशेखर की रचनाएं थी कर्पूर मंजरी, नंबर 1, नंबर 2 काव्य मीमांसा और हरविलास। इसमें से पीवाईक्यू में आपके पूछी गई है कर्पूर मंजरी, तो हो सकता है आगे आने वाले समय में काव्य मीमांसा आपसे पूछ ले या फिर हरविलास आपसे पूछ ले। तो ये तीनों रचनाएं हैं किसकी, ये है राजशेखर की। ठीक है, इतना याद रहेगा। एक क्वेश्चन और पूछा था कि अल मसूदी था जो बगदाद का, वो भारत से कौन से टाइम पीरियड में आया था, तो वो आया था प्रतिहार के टाइम पे। ठीक है, प्रतिहारों का शासन जब चल रहा था उनके टाइम पे आया था अल मसूदी। तो यदि ये पूछ लिया जाए कि अल मसूदी जो आया था वो किसके टाइम पे आया था, तो प्रतिहार के लगा देना, इतना याद रहेगा। अब देखिए तीसरा संघर्ष जो हुआ है, त्रिसंघर्ष में राष्ट्रकूट बचे हुए हैं। तो राष्ट्रकूट कल भी पढ़ा दिया था, तो फिर भी आज भी देख लेते हैं। भाई राष्ट्रकूट का संस्थापक पूछा जाता है सबसे पहले, तो संस्थापक कौन है यहाँ पर, दंती दुर्ग। ठीक है, दंती दुर्ग। और दूसरा इसका जो है पूछा जाएगा एक कृष्ण प्रथम, जो कि इसका प्रतापी राजा था। और कृष्ण प्रथम के बारे में क्या पूछा जाएगा, कैलाश मंदिर का निर्माण इसने करवाया था। तो कैलाश मंदिर का निर्माण यदि आपसे पूछा जाए तो वो किसने करवाया था, वो करवाया था कृष्ण फर्स्ट ने, इतना याद रखना है। तीसरा पॉइंट याद रखना, ध्रुव जो राजा था इसका, उसी ने भाग लिया था त्रिपक्षीय संघर्ष में। कौन सा त्रिपक्षीय संघर्ष, जो कन्नौज के लिए चल रहा है। ठीक है, इतने पॉइंट हम लोगों ने कल राष्ट्रकूटों के बारे में देखे थे, वो मैंने आपको आज यहाँ पर भी बता दिए। तो अब तीनों हो गए, क्या क्या हो गए हम लोगों ने पढ़ लिया है। देखिए क्या पढ़ लिया है, पाल भी पढ़ लिया है, प्रतिहार भी पढ़ लिया है, और राष्ट्रकूट भी देख लिया है। अब इतना याद रहेगा कि त्रिपक्षीय संघर्ष क्या रहेगा। अब तो नहीं भूलना चाहिए यार, एक क्लास पूरी मैंने त्रिपक्षीय संघर्ष पे ही करवा दी है ना। तो अब यहाँ पर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट एक एक से तीनों देख लिए गए। ठीक है, तीनों के संस्थापक याद रखना, और जो इसके जो प्रतापी राजा हुए उनके बारे में मैंने घटनाएं बता दी हैं, वो भी याद रखना। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कोई नया वंश, वो देखते हैं हम लोग चंदेल वंश। ये राजपूतों में आता है बेसिकली। ठीक है, अभी राजपूतों के वंश हम लोग देखेंगे तो उसमें बता देंगे। चंदेल वंश आता है, इसको जजाक भुक्ति भी कहते थे। जजाक भुक्ति वंश क्यों कहते थे जजाक भुक्ति, क्योंकि चंदेल वंश जो था वो बुंदेलखंड में था। ठीक है, और बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जो था वो क्या था, जजाक भुक्ति, इसलिए इसको जजाक भुक्ति वंश भी कहते हैं। ठीक है, इतना याद रहेगा। कहां पर था ये, तो आज का जो महोबा डिस्ट्रिक्ट है, महोबा डिस्ट्रिक्ट के पास में था ये चंदेल वंश। ठीक, अब इसके संस्थापक पूछते हैं सबसे पहले, तो नन्नू के इसके संस्थापक थे। ठीक है, और जो खजुराहो है इसकी सबसे फेमस जगह है, चंदेल वंश का जो कह सकते हैं एक तरीके से जो आज के टाइम पे बहुत बड़ा केंद्र भी बन गया है खजुराहो यात्रा के लिए। तो जो खजुराहो है पर्यटन स्थल माना जाता है आज पे के टाइम पे बहुत बड़ा। ठीक, पर्यटन स्थल बना हुआ है ये। तो कहते हैं ये कब फेमस हुआ था, तो ये हुआ था धंग के समय। और यहाँ पर क्या हुआ था, तो विष्णु मंदिर की चतुर्भुज वाली मूर्ति मिली है, और शिव का कंदरिया महादेव का मंदिर। यदि आपसे ये दोनों टेम्पल पूछे जाए तो अब आप बता लोगे ना कौन से टेम्पल, कौन से मंदिर। एक तो विष्णु मंदिर चतुर्भुज, विष्णु मंदिर जो चतुर्भुज है वो, और शिव का कंदरिया महादेव का मंदिर, ये दोनों कहां पर मिलेंगे, खजुराहो। किसके समय पे बनवाए गए थे, धंग के समय पे। ये चीज याद रहेगी, इतना ही याद रखना है। फिर खजुराहो के बारे में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि जैन और ब्राह्मण से संबंधित ऐसा कौन सा स्थल है, तो वो है खजुराहो। जैन से भी संबंधित है ये और ब्राह्मण से भी संबंधित। हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था एक स्थल जो कि जैन और बौद्ध दोनों से संबंधित था, वो अगर आपको याद हो, आपने सारी क्लास की होगी, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं यहाँ पे चाहूँ तो बता सकता हूँ, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। कमेंट सेक्शन में बताइए कि भाई वो कौन सा स्थल था। ये तो है खजुराहो जो कि जैन और ब्राह्मण से संबंधित है। ठीक है, और बौद्ध और जैन से संबंधित कौन सा एक स्थल था जो कि दोनों से संबंधित था, वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक, अब चलिए एक पॉइंट और आता है, जो परमर्दी देव जो है इनके दरबार में थे आला उदल। आप लोगों ने आला उदल की नाम सुने होंगे है ना। वहां के दो सेना नायक थे, इन पे खूब कहानियां बनती है। बुंदेलखंड में तो इनके बहुत सारे मतलब फैक्ट मिलते हैं, बहुत सारी कहानियां इनकी मिलती हैं। तो परमर्दी देव जो है इसके राज दरबार में थे ये आला और उदल, इतना याद रखना है। इतने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, अगर पूछे जाएंगे तो चंदेल वंश के नाम पर। ठीक, अब देखते हैं कि भैया जो इसके बाद जो अन्य राज्य हैं कितने टुकड़ों में, जो जहां पर सामंत था उनने सारे अपने अपने वंश वहां पर स्थापित कर लिए थे। तो देख लेते हैं भैया 800 से 1200 ईस्वी के बीच में कौन कौन से वंश उभर कर सामने आए, क्योंकि इन्हीं वंशों से आगे हम लोगों की जो है इतिहास की घटनाएं स्टार्ट होगी। तो ये वंश आप लोग ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर बहुत ज्यादा चीजें मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। वंश और उनका जो संस्थापक है वो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि ये वंश से लोकेशन पता चल जाएगी कि किस लोकेशन पर कौन सा वंश स्थापित हुआ था। ठीक है, तो इस लोकेशन की फिर चीजें जो है वो हमें वहां पर बहुत ज्यादा काम आ जाएंगी। तब हम लोग आक्रमण, विदेशी आक्रमण जो होंगे वहां पर जो स्टार्टिंग होगी, तो इन्हीं वंशों से उनके टकराव होंगे, और इन वंशों की लोकेशन आपको याद रहेगी तो एक माइंड मैप बनता चला जाएगा। चलिए देख लेते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले देखिए जो नॉर्थ में है वो नर्मदा के ऊपर वाले एरिया, ये नर्मदा नदी है, नर्मदा के ऊपर वाले एरिया जो है ये सब राजपूत वंश हैं। कौन कौन से? देखिए यहाँ पर अजमेर वाला इलाका जो है यहाँ पर था चौहान वंश, और इसका संस्थापक कौन था? वसुदेव चौहान। ठीक, ये चौहान वंश से याद रखना। अब ये फिर ये जो गढ़वाल वाला एरिया था, जैसे आज का जो उत्तराखंड है वो दो क्षेत्रों में बटा हुआ, कुमायूं और गढ़वाल में, तो जो गढ़वाल वाला एरिया था वहां पर था गढ़वाल वंश। ठीक, और गढ़वाल वंश का जो संस्थापक है वो कौन है? यशो विग्रह। ठीक है, इतना ही याद रखना है इनके बारे में। अब वो क्यों? क्योंकि देखिए अभी जब गौरी आएगा ना, तो तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध जब होगा तो इसी जो ये है ना चौहान, चौहान वंश इसी से होगा। और जो चंदावर का युद्ध होगा वो इसी का था, वो जयचंद जिसने धोखा दे दिया था, है ना, तो वो गढ़वाल वंश का ही था, तो इससे होगा चंदावर का युद्ध, है ना। तो इसलिए ये लोकेशन देख रहे हैं। अब आपकी समझ में आ गई होगी कि लोकेशन क्यों देखी जा रही है। और ये है मालवा वाला इलाका, तो यहाँ पर कौन था? परमार वंश, और इसके संस्थापक कौन थे? उपेंद्र कृष्ण राज। ठीक है, इतना याद रहेगा। फिर एक और था सोलंकी वंश, जो कि था गुजरात के आसपास, और मूल राज प्रथम जो है इसका संस्थापक था, इतना याद रखना है। जब सोलंकी की बात आ जाएगी तो आपके टाइम में लोकेशन याद रहनी चाहिए। और यहीं पे हम लोगों ने इससे पहले पढ़ी लिया है, यहाँ पर क्या था? चंदेल वंश, महोबा के आसपास बुंदेलखंड वाला इलाका, तो वो था चंदेल वंश। ठीक है, इतना देख लिया। अब देखते हैं साउथ में, साउथ में कौन कौन से यहाँ पर जो वंश है वो सामने आए। साउथ में देखिए सबसे पहले नर्मदा से लगा ही हुआ इलाका कह सकते हैं, नॉर्थ कोंकण वाला एरिया, तो यहाँ पर आ गए थे देवगिरी में कौन? भिल्लव पंचम। भिल्लव पंचम ने यादव वंश की स्थापना यहाँ पर की थी। ठीक है, इतना याद रखना है। फिर उसके बाद यहाँ और साउथ में जाएंगे चेर वाले इलाके में, तो यहाँ पर आए थे हॉयशल ओवर के सामने, और इनका इनका संस्थापक कौन था? विष्णुवर्धन। ठीक है, इतना देख लेना। फिर जो चोल वाला एरिया था, चोल के नॉर्थ वाले एरिया में, तो यहाँ पर आया था काकतीय राजवंश, जो कि रुद्रदेव प्रथम इसका संस्थापक था। ये हो गई थी स्थिति, बट गई थी उस समय। देखिए चोल चेर पांडे जब हुए तो उनमें सबसे ज्यादा पावरफुल रहे चोल। पहले चेर को पांडे ने हराया और पांडे को चोलों ने हरा दिया था, जो चोल यहाँ पर हो गए थे सबसे पावरफुल। तो वो वाला इलाका हो गया। उसके नॉर्थ वाला इलाका जो पल्लव वाला था, वो काकतीय वंश वहां पर उभर कर सामने आया और रुद्रदेव प्रथम उसका संस्थापक बना। ठीक, और चेर कमजोर हो गया था, तो चे पर वहां पर फिर आए हौशल, और हौशल में विष्णुवर्धन जो है सामने उभर कर सामने आया। ठीक, नॉर्थ वाले एरिया में जहां पर राष्ट्रकूट थे, तो राष्ट्रकूट तो त्रिपक्षीय संघर्ष में कमजोर हो गए थे, तो फिर वहीं पर देवगिरी में भिल्लव पंचम के नेतृत्व में यादव वंश सामने आया। ठीक, इतनी चीज याद रहेंगी। नॉर्थ में हम लोगों ने क्या क्या देखा? एक चौहान वंश, जो कि हम लोग अभी आगे देखेंगे तराइन के युद्ध में इनका क्या योगदान रहा। फिर गढ़वाल वंश, जो चंदावर का युद्ध हुआ वो गढ़वाल वंश के राजा जयचंद से हुआ था। ठीक, उसके बाद नीचे यहां पर देखेंगे तो मालवा में कौन था? परमार वंश, और परमार वंश के कौन? उपेंद्र कृष्णराज। गुजरात वाले एरिया में हम लोगों ने देख लिया है मूलराज प्रथम और सोलंकी वंश, और यहां पर देखा था चंदेल वंश खजुराहो वाले एरिया में। ठीक, इतनी चीजें याद रहेंगी। इसके बाद अब स्टार्ट होगा क्या? मध्यकालीन भारत। ठीक है, और मध्यकालीन भारत में सबसे पहले क्या देखेंगे भैया? आक्रमण, बाहरी आक्रमण है, जो आक्रमण स्टार्ट होंगे। ठीक, अब आक्रमण किसके स्टार्ट हो रहे हैं ये देख लेते हैं, समझते हैं। देखिए सबसे पहला भारत पर आक्रमण पूछा जाए, सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि भारत पर सबसे पहला बाहरी आक्रमण किसका हुआ मध्यकालीन भारत में? ध्यान रखना, मध्यकालीन भारत में। इससे पहले तो हम लोग बहुत देख चुके हैं, है ना। तो मध्यकालीन भारत में हुआ अरबों का। ठीक है, अरबों का चीज याद रखना। तो अब मैं इसकी कहानी थोड़ी सी बता देता हूं। देखिए वहां पर जो अरब में खलीफा था अल वाजिद, उसने भेजा था सबसे पहले भारत पर आक्रमण करने के लिए मोहम्मद बिन कासिम को 712 ईस्वी में। तो 712 ईस्वी भी याद रखना। और सबसे पहला नाम, यदि अगर आक्रमण पूछा जाए तो अरब आक्रमण, और यदि नाम पूछा जाए तो मोहम्मद बिन कासिम, इतना याद रखना। फिर उसके बाद क्या होगा? भारत पर पहला आक्रमण इसने किस पर किया था ये पूछा जाएगा। तो भारत पर पहला आक्रमण इसने किया था देवल पर। ठीक है, इतना याद रहेगा आपको। ठीक है, अब बात आती है कि भाई जो मोहम्मद बिन कासिम था उसने यहाँ पर जो भारत का जो ये वाला, देखिए मैप में थोड़ा सा देख लेते हैं इस चीज को। मैप बहुत शानदार बना हुआ है, उस पर ना जाए, समझने पर ध्यान रखें। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला इलाका जो था मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण यहीं पर हुआ है। ठीक, यहाँ पर हुआ। तो उसने जो सबसे पहला आक्रमण किया था वो किया था देवल पर। देवल एक जगह थी उस पर। ठीक है, और उसको जीत लिया था। फिर था मुल्तान, मुल्तान पर उसने आक्रमण किया था, और मुल्तान का राजा था उस समय पर दाहिर। तो दाहिर को इसने हरा दिया था, और दाहिर की दोनों पुत्रियों को लेकर जा रहा था। ठीक है,
पुत्रियां मतलब इसके अब पुत्रियों को लेकर जा रहा था, तो पुत्रियों का नाम क्या था, एक का था सूर्या देवी, एक का था परमल देवी। ठीक। तो माना जाता है कि भाई इसने जब दाहिर को हराया तो इसकी दोनों सुंदर पुत्रियां इसको मिली, तो इसने संदेश भेजा किसको, खलीफा को, अल वाजिद को, और कहा कि यहाँ पर दो बहुत सुंदर पुत्रियां इसकी मुझे मिली हैं। तो इसने कहा कि ले आइए उनको भी अपने साथ। तो ये इन दोनों पुत्रियों को लेकर सामने जा रहा था, लेकिन वो पुत्रियां भी चतुर थी, है ना। तो उन लोगों ने भी ठान लिया कि अब इसको मरवा देंगे हम लोग, मोहम्मद बिन कासिम को। ठीक। तो उन्होंने वहां पर जाकर कहा कि इसने गली में हमारे साथ दुर्व्यवहार किया है। तो अल वाजिद ने गुस्सा होकर और मोहम्मद बिन कासिम को क्या किया था, जो बैल होता है ना, बैल, बैल के पेट में रखवा दिया था इसको, और इसकी घुटन से मौत हो गई थी। इतना ध्यान रहेगा कि मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु कैसे हुई, क्योंकि यही घटनाएं जो है जो कि मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, मृत्यु के बारे में बताती है। तो याद रहेगा इतना, कैसे याद रहेगा भाई, सबसे पहला आक्रमण पूछा जाएगा आपसे, तो बताना है आपका कि हाँ भाई पहला आक्रमण जो हुआ था वो हुआ था देवल पर। ठीक है। फिर देवल के बाद दूसरा आक्रमण इसने किया था मुल्तान पर, और मुल्तान का राजा था दाहिर। तो दाहिर को इसने हराया था और इसकी पुत्रियों को लेकर जा रहा था, पुत्रियों के बारे में इसने संदेश भेज दिया था खलीफा को कि भाई यहाँ पर दो सुंदर पुत्रियां इसकी मिली हुई हैं दाहिर की। तो खलीफा ने कहा कि इनको भी साथ में ले आइए। ठीक। तो जब ये लेकर पहुंचता है तो ये दोनों सुंदर पुत्रियां जो सूर्या देवी और परमल देवी, ये जो दोनों थी, इन्होंने कहा है कि हमारे साथ गली में दुर्व्यवहार किया है, किसने, मोहम्मद बिन कासिम ने। तो जो अल वाजिद होता है वो मोहम्मद बिन कासिम को मरवा देता है। मरवाता कैसे है, जो बैल होता है, बैल के पेट में अंदर इसको पेट में रखवा देता है, मरे हुए बैल के पेट में, तो इसकी घुटन के कारण मौत हो जाती है। ऐसे हो गया मोहम्मद बिन कासिम का अंत। ठीक। इसके बाद होते हैं तुर्क आक्रमण स्टार्ट। तो तुर्क आक्रमण जो स्टार्ट होंगे उनके बारे में देखते हैं। तो भैया सबसे पहला तुर्क आक्रमण किसका हुआ, मोहम्मद गजनबी का। तो इसके जो आक्रमण होंगे वो 998 से 1030 ईसा पूर्व के बीच में ही होंगे। ठीक। ईसवी के, सॉरी ईसा पूर्व नहीं, ईसा पूर्व तो खत्म हो गया, ईसवी चल रहा है अब। तो मोहम्मद गजनबी का जो आक्रमण माना जाएगा वो माना जाएगा 998 से 1030 ईसा ईसवी के बीच में। अब देखिए जो मोहम्मद गजनबी था ये कौन था, तुर्क, ईरान वाले इलाके से लोग आए थे। तो देखिए सबसे पहले वहां का तो कौन था, इसका जो वंशज था अल्पतगीन था। ठीक है। और अल्पतगीन के बाद फिर बना था सुबुक्तगीन, इसी का दामाद था सुबुक्तगीन। ठीक है। इतना याद रखना है। और सुबुक्तगीन के बाद फिर बना था वहां का शासक महमूद गजनबी, और इसने गजनबी वंश की स्थापना वहां पर की थी। ठीक है। तो इतना याद रहेगा, महमूद गजनबी। तो अल्पतगीन और सुबुक्तगीन के बारे में ज्यादा पूछा नहीं जाता है क्वेश्चन में, इसलिए मैंने उनकी डिटेल्स यहाँ पर नहीं रखी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बता दिया कि उनका क्या योगदान था। ठीक है। तो अल्पतगीन सबसे पहले ईरान में वहां पर शासक बनेगा, फिर बनेगा सुबुक्तगीन, और सुबुक्तगीन के बाद बनेगा मोहम्मद गजनबी, और मोहम्मद गजनबी ही बनते ही फिर वो आक्रमण करेगा भारत पर। अब बात आती है कि इसने भारत पर कितने बार आक्रमण किया, ये क्वेश्चन बनता है। तो भैया 17 बार आक्रमण किया और एक बार भी नहीं हारा, है ना, एक बार भी नहीं हारा। देखो इसका यहाँ पर शासन करना इसका लक्ष्य नहीं था, इसका लक्ष्य था सिर्फ यहाँ पर लूटपाट करना, क्योंकि ये हर बार आता था और हर बार लूट के चला जाता था, है ना। तो ये यहाँ रुकता नहीं था, चाहता तो बच सकता था, उस समय पे बच जाता यहाँ पर। जैसे आगे अभी हम लोग जब पढ़ेंगे और भी चीजें, जैसे बाबर भी आया था, वो आके यहाँ बस गया था, लेकिन ये बसा नहीं। इसने क्या किया, सिर्फ यहाँ से लूटपाट की है और लूटपाट करके चला जाता था। चलिए देखते हैं। तो मोहम्मद गजनबी के बारे में सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि इसने कितने बार भारत पर आक्रमण किया। तो 17 बार इसने आक्रमण किया है भारत पर। ठीक। दूसरा पॉइंट आता है कि भैया प्रथम आक्रमण इसने कब किया था, तो 1000 ईस्वी में इसने प्रथम आक्रमण किया था। ये पॉइंट भी याद रखना है। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट था, ये था 1025 ईस्वी में कौन सा आक्रमण इसका हुआ था। तो 1025 ईस्वी में सोमनाथ पर इसका आक्रमण हुआ था। ठीक है। सोमनाथ का जो गुजरात में सोमनाथ है ना, गुजरात पर इसका आक्रमण हुआ। तो वहां की क्या कहानी है कि भाई सोमनाथ की तो बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा लोग उनको मानते थे। सोमनाथ की मूर्ति जो थी, मंदिर बना हुआ था इस टाइप का मंदिर, जैसे मान लीजिए ये मंदिर है। ठीक है। समझाने के लिए बता रहा हूं, समझ लीजिए। तो मंदिर के बीचों बीच यहाँ पर, जो बीचों बीच चारों तरफ से बीचों बीच मूर्ति लटकी हुई थी शिव जी की। ठीक है। तो ये भाई आता है तो शिव जी को, वो तो वहां की जनता मानती है कि भाई हमें तो शिव जी मनाएंगे, क्योंकि इसका इतना ज्यादा नाम हो गया था मोहम्मद गजनवी का कि इसको हराया नहीं जा सकता। जहां भी आता था एकदम मार काट करके और लूटपाट करके चला जाता था। तो जनता वहां की डरी हुई थी और वो युद्ध करने के लिए तक तैयार नहीं हुई। सोमनाथ पर जब आक्रमण हुआ तो वो सिर्फ ये हाथ जोड़कर और शिव जी के सामने खड़े हो जाते थे कि भाई शिव जी बचाएंगे, इनमें इतनी शक्ति है
और क्योंकि वो मूर्ति जो है ना बीचों बीच लटकती थी, और जो वो मूर्ति थी वो चुंबकीय आधार पर बनी हुई थी, दीवारों में चुंबक लगी हुई थी चारों तरफ। तो जब नॉर्थ साउथ वाला पोल आप मिलाओगे तो दोनों का पावर लगेगी, तो है ना, पावर लगेगी तो मूर्ति तो बीच में लटक ही जाएगी। तो ये था वहां का रीजन, ठीक है। और लेकिन लोग जो थे वो उसको मानते थे चमत्कार की, शिव जी तो बीचों बीच लटके हैं बिना किसी सहारे के, तो ये इनमें बहुत ज्यादा शक्ति है। तो वहां पर किसी ने युद्ध किया ही नहीं। तो 1025 का युद्ध जो हुआ वो हुआ सोमनाथ मंदिर पर। और इसने क्या किया, जैसे ही इसने युद्ध किया तो जाके सबसे पहले एक दीवार गिराई, तो अपने आप ये जो है ये वाला संतुलन बिगड़ गया, और एक दीवार गिराते ही शिव जी की मूर्ति अपने आप नीचे आ गई, है ना। मूर्ति नीचे आई तो लोग भाग गए कि भाई ये तो बहुत बड़ा बलवान आदमी है, शिव जी की मूर्ति तोड़ दी जो कि आज तक बीचों बीच लटकी हुई थी। तो लोग वैसे ही भाग गए और इसकी जीत हुई। और फिर इसने क्या किया, सोमनाथ मूर्ति को ले गया तोड़कर, और वहां पर जाकर ईरान में मस्जिद में सीढ़ियों को वहां पर लगा दिया उसने, उसकी सीढ़ियों पर उसके टुकड़े लगवा दिए, ठीक है। तो एक 1025 का आक्रमण आपसे पूछा जाएगा, सोमनाथ मंदिर का आक्रमण सबसे इंपॉर्टेंट था। और फिर उसके बाद एक आक्रमण इसका और हुआ 1027 का आक्रमण, है ना। 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था, और ये इसका अंतिम आक्रमण था। तो ये पूछा जाता है कि जो मोहम्मद गजनबी है इसका अंतिम आक्रमण कौन सा था, वो 1027 का जाटों के विरुद्ध आक्रमण था, ठीक है। ये तो हो गई इसकी जो लूटपाट थे उससे संबंधित बात है। अब बात आती है कि भाई इसके टाइम पे किस किस को संरक्षण मिला था, तो चलिए संरक्षण की बात कर लेते हैं। संरक्षण किस किस का मिला था, तो सबसे पहले याद रखना उतवी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो था इसका दरबारी इतिहासकार था, और उतवी की जो रचनाएं थी वो किताबुल यामनी, तारीख ये यामनी, यामनी से याद रखना, ठीक है। यामनी दोनों में यदि यामनी आ जाए, क्योंकि अभी तारीख तो बहुत मिलेगी, है ना, बहुत किताब और मिलेगी, लेकिन जिसमें यामनी आए वो दोनों यामिनी किसकी हैं, उतबी की, ठीक है। और उतबी किसका दरबार दरबारी इतिहासकार था, तो वो था महमूद गजनबी का, ठीक। दूसरा क्वेश्चन बनता है फिरदौसी से, ये भी इसी के टाइम पीरियड में ही थे, ठीक है, फिरदौसी। तो फिरदौसी से क्या बनता है, इनकी रचना क्या थी, शाहनामा, इतना ही याद रखना, शाहनामा फिरदौसी, ठीक है। और फिर क्या है, अलबरूनी, तीसरे इस पे आ जाते हैं, अलमनी, अलबरूनी। तो अलबरूनी ने क्या किया था, पुराणों का अध्ययन भी किया था। तो इनको कहा जाता है पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान, तो वो आ जाएंगे अलबरूनी। देखिए ए लिख लेना ऐसे, है ना। और यदि पूछा जाए आपसे कि पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था, तो ए लिखना, ए पहले ही डिजिट पे आता है ना, तो ए से आ जाएगा अलबरूनी, ठीक। मैंने ऐसे ही याद रखा था, बाकी हो सकता है आप कोई और भी ट्रिक बना लो तो वो बना लेना, ठीक। इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के जारी हुए हैं, ठीक है। इसके संस्कृत के मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के जारी हुए हैं, और इसी टाइम पे किताबुल हिंद की रचना हुई थी अरबी भाषा में, ठीक। इतना याद रहेगा, इससे ज्यादा कोई पॉइंट आपको याद रखना नहीं है मोहम्मद गजनबी के बारे में। अब आते हैं हम लोग गौरी पर, ठीक। तो गौरी का सबसे पहले तो वंश पूछा जाता है कि गौरी का कौन सा वंश था। देखिए अब गौरी यहाँ पर अलग पर्पज से आएगा, जो गजनबी था वो सिर्फ लूटपाट के मामले से आता था, लेकिन ये लूटपाट के साथ साथ यहाँ पर अपना वंश भी जो है मतलब बनाएगा, ये अपना जो कह सकते हैं कि इसको साम्राज्य अपना बनाएगा, ठीक। मोहम्मद गौरी का वंश सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा, तो सशनबी वंश, ठीक। उसके बाद 12वीं शताब्दी में भारत पर इसने आक्रमण किया था, ठीक है। कौन सी शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में। और प्रथम आक्रमण यदि आपसे पूछा जाए तो प्रथम आक्रमण याद रखना है आपको, किससे, मुल्तान पर हुआ था, और ये हुआ था 1075 ईस्वी में मुल्तान पर, ठीक है। इसी मुल्तान का था वो दाहिर जो कि हारा हुआ था, है ना। अब तो दाहिर की घटना याद आई गई होगी। तो प्रथम आक्रमण यदि पूछा जाए तो वो होगा मुल्तान पर। फिर पूछा जाता है इसका कि गुजरात पर आक्रमण कब हुआ, इसने भी गुजरात पर आक्रमण किया, कब किया, 1178 ईस्वी में। लेकिन वहां पर अब था कौन, मूलराज द्वितीय, और इससे ये पराजित हो जाता है। अब देखिए जो मूलराज द्वितीय है वो कौन से वंश का है, हम लोगों ने सबसे पहले वंश ही देखे थे, और मैंने कहा था कि लोकेशन आप लोग याद रखना वंशों की, क्योंकि ये अगर याद हो जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए यहाँ पर कुछ दिख रहा है गुजरात के आसपास, ये वाला इलाका, ठीक। तो ये है गुजरात, सॉरी ये है गुजरात, और यहाँ पर कौन सा वंश, सोलंकी वंश। तो सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था, मूलराज प्रथम, और मूलराज द्वितीय है जिससे गौरी का भिड़ंत होगी और गौरी को वो हरा देगा, ठीक है। अब समझ में आ गया क्यों हम लोग उस समय लोकेशन देख रहे थे, है ना। तो मूलराज द्वितीय जो है ये हरा देगा किसको, गौरी को, पहली बार। पहली पराजय गौरी का कहां पर हुई, 1178 ईस्वी में गुजरात में, ठीक। इतना याद रहेगा। वंश यदि पूछा जाए कौन से वंश से हुई, तो सोलंकी वंश से, ठीक। इतना याद रहेगा। अब और घटनाएं इससे संबंधित हैं वो देख लेते हैं। 1100
'79 में पेशावर पे आक्रमण किया और हराया। 1185 में सियालकोट को जीत लिया और 1186 ईस्वी में देख लिया इसने संपूर्ण पंजाब को जीत लिया जो गजनबी वंश का था, और गजनबी वंश की यहाँ पर समाप्ति कर दी इसने, ठीक है। और शशनबी वंश की चलेगी अब यहाँ से, ठीक। अब इसके बारे में पूछा जाता है कि तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में हुआ। तो तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ, जब देखिए यहाँ पर मैप में हम लोग चीजें देखते हैं, थोड़ी सी इसको बिगाड़ लेते हैं पहले। देखिए जब यहाँ से जीत के वो आगे बढ़ेगा, सीधी सी बात है, यहाँ से जब आगे बढ़ेगा, पंजाब जीत लिया उसने, जो कि पूरा जो गजनबी वंश गजनबी वंश था उसका था पंजाब। तो पंजाब को जब जीत लिया गौरी ने, तो अब यहाँ से आगे बढ़ेगा ना वो, और जैसे ही आगे बढ़ेगा तो दोनों को दिक्कत होगी। यहाँ तो चौहान वंश बैठे हुए हैं, है ना, और इस साइड बैठे हैं गढ़वाल वंश, तो इन दोनों को दिक्कत होती है। लेकिन दिक्कत क्या हो गई कि इन दोनों का भी आपस में जो है चलता था। दिक्कत ये थी कि चौहान वंश था जो और गढ़वाल वंश था, इन दोनों का भी युद्ध यहाँ पर होते रहते थे, छोटे छोटे युद्ध। क्यों होते रहते थे, क्योंकि भाई बात ये आती थी कि जो पृथ्वीराज तृतीय चौहान था उसने गढ़वाल वंश की जो राजकुमारी थी, मतलब राजकुमारी वहां की जो थी, उससे जबरदस्ती विवाह कर लिया था, ठीक है। तो उन दोनों की आपस में इस चीज को लेकर टकराव हो गए थे, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं तराइन का प्रथम युद्ध क्या हुआ। जब वो इस साइड आया तो तराइन का सबसे पहले प्रथम युद्ध होगा, क्योंकि ये वहीं पर पंजाब के पास जो भटिंडा जगह है वहीं पर जगह थी तराइन। तो तराइन पर जब प्रथम युद्ध होगा तो गौरी वर्सेस पृथ्वीराज के बीच में ये हुआ, और इसमें पृथ्वीराज ने गौरी को हरा दिया, ठीक है। क्योंकि पृथ्वीराज जो तृतीय था ये बहुत योग्य शासक था, और इसको जो है ना, जो युद्ध विद्या थी इसको बहुत अच्छे से आती थी, तो युद्ध में ये बहुत अच्छे से पराजित कर देगा गौरी को। तो गौरी की दो जगह हार हो गई। अब कहाँ कहाँ, सबसे पहले तो ये गुजरात में गया था, भीम द्वितीय ने इसको हरा दिया था वहां पर, और यहाँ पर तराइन के प्रथम युद्ध में हरा दिया पृथ्वीराज तृतीय ने, ठीक है। फिर होता है भाई, गौरी तो शांत बैठने वाला था नहीं, मरने से बचा था क्योंकि, लेकिन गौरी को साथ मिल जाता है यहाँ पर गढ़वाल वंश के किसका, जयचंद का साथ। और जयचंद तो भेदिया था, उसको इसकी कमी बता देता है पृथ्वीराज तृतीय की। तो 92 में दूसरा युद्ध होता है गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में, और इसमें पृथ्वीराज तृतीय हार जाता है और विजयी हो जाता है कौन, यहाँ पर गौरी। तो अब पृथ्वीराज तृतीय का चौहान वंश यहाँ हाथ आ गया किसके, गौरी के, ठीक है। चौहान वंश आ गया हाथ में, ठीक है। इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अभी ज्यादा नहीं देखा है हम लोगों ने गौरी के बारे में, क्या क्या देखा है। सबसे पहले गौरी आया, प्रथम आक्रमण मुल्तान पे किया, द्वितीय आक्रमण इसने किया था गुजरात पर, और गुजरात पर ये मूलराज द्वितीय से हार गया था, ठीक है। गौरी की पहली पराजय यदि पूछी जाए तो यही थी। फिर इसने 1186 में संपूर्ण पंजाब को जीता और यहाँ पर गजनबी वंश को खत्म कर दिया, और गजनबी वंश को खत्म करने के बाद जब ये भारत की ओर आगे बढ़ा तो भटिंडा के पास तराइन में प्रथम युद्ध हो गया इसका चौहानों से, ठीक है। चौहानों ने इसको हरा दिया, पृथ्वीराज तृतीय योग्य शासक था। और द्वितीय में जयचंद की सहायता से गौरी ने पृथ्वीराज तृतीय को हरा दिया, ठीक है। तो अपनी पराजय का बदला ले लिया इससे तो इसने। अब बचा जयचंद। भाई जब जयचंद ने अपने घर वालों का साथ नहीं दिया तो बाहर का कैसा हो सकता है ना, कैसे हो सकता है। तो ये गौरी को अच्छे से पता था, तो गौरी ने यहाँ पर फिर जयचंद को भी हराने की सोची। और क्योंकि जयचंद को ये भी था कि गौरी को ये हरा देगा, सॉरी पृथ्वीराज चौहान को, तो पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद गौरी वापस चला जाएगा। लेकिन गौरी वापस नहीं गया, तो जयचंद को हो गई यहाँ पर दिक्कत, और जयचंद ने कहा कि भाई ये तो दिक्कत है। तो इन दोनों के बीच भी टकराव होने लगे। तो टकराव के जैसे ही हुए तो इनके बीच ये स्थिति बनी चंदावर के युद्ध की, और चंदावर का युद्ध हुआ कैसे, चंद चंदा 94, है ना, इसकी ट्रिक है ना, चंद चंदा 94, ऐसे याद रहेगा अब आपको कि नहीं रहेगा। चंद से क्या, जयचंद, और चंदा से क्या, चंदावर का युद्ध, और 94 में ये हुआ, ये चीज याद रहेगी, चंद चंदा 94। तो जयचंद और गौरी के बीच हुआ, गौरी इसमें विजय हुआ और जयचंद की इसमें हार हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर गढ़वाल वंश भी जो है गौरी के हाथ में आ गया। देखिए फिर से मैप में देख लेते हैं, लोकेशन देखते जाएंगे तो सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। देखिए अब क्या है, ये वाला इलाका तो हो ही गया था गौरी का, है ना, पहले जीत लिया था, चौहानों को भी जीत लिया, और उसके बाद अब गढ़वाल भी आ गया, तो ये वाला पूरा इलाका अब गौरी का हो गया, ठीक। अब देखते हैं आगे के पॉइंट्स, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। गौरी यहाँ पर चंदावर के। अब पूछा जाता है कि गौरी का जो अंतिम मुकाबला है वो कहाँ पर हुआ था। तो ये हुआ था भाई 1205 में खोखरों के बीच हुई थी, गौरी वर्सेस खोखरों के बीच ये युद्ध हुआ था, और खोखरों की इसमें हो गई थी हार, ठीक है। 1205 में अंतिम मुकाबला है ये। अब यहीं से फिर वापस जा रहा था, तो दमियक नामक स्थान पर इन्हीं खोखरों में ने मिलकर और जनजातियों ने मिलकर इसकी हत्या कर दी थी, ठीक है। इतना याद रहेगा। फिर इसके बाद आएगा गुलाम,
इसी का गुलाम था गौरी का कौन, गौरी का गुलाम था ऐबक, और ऐबक अब यहाँ पर 1206 में करेगा गुलाम वंश की स्थापना। तो कल से हम लोग पढ़ेंगे भाई गुलाम वंश। और गुलाम वंश कहाँ पर आएगा, गुलाम वंश आएगा सल्तनत काल में। तो कल से हो गई हमारे सल्तनत काल की शुरुआत। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहाँ पर कि गौरी के साथ कौन आया था, तो निजामुद्दीन जो थे, निजामुद्दीन औलिया साहब, ये गौरी के साथ आएंगे, है ना, यहाँ पर गौरी के साथ आ जाएंगी। और एक चीज और पूछी जाती है कि गौरी के सिक्कों पर किसकी मूर्ति मिलती है, तो एक जो मूर्ति है लक्ष्मी जी की भी मिलती है। तो ये भी ध्यान रखना है, अगर बाई चांस पूछा जाए कि लक्ष्मी जी की मूर्ति किनके सिक्कों पे मिलती है, तो गौरी जी के पे, और निजामुद्दीन औलिया इनके साथ आया था। इतनी चीज याद रहेगी। अब कल से हम लोगों को क्या देखना है, थोड़ा स्पीड में देखेंगे और क्लास को लंबी रखेंगे, है ना, क्योंकि देखो बहुत जल्दी चीजें इसको खत्म करनी है। 4 से 5 क्वेश्चन का मामला है, छोड़ तो नहीं सकते हैं इसको, है ना। 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से आने ही आने हैं। तो गुलाम वंश हम लोग कल से पढ़ेंगे। और सल्तनत काल में जितने भी वंश आए, चाहे वो गुलाम वंश हो, है ना, या फिर खिलजी वंश हो, इनके सारे जो जितने जितने राजा आते जाएंगे उनके बारे में हम लोग पढ़ते जाएंगे डिटेल्स से, और कैसे क्वेश्चन बनते हैं यही वाले पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। सारा चीजें कल देख लेंगे। आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग ये बताइए कि ये क्लास कैसी लगी और आगे की क्लासें हमें कैसे चलानी है, ठीक है। चलिए धन्यवाद दोस्तों, कमेंट्स करके बताइए क्लास कैसी लगी।